हेलो स्टूडेंट्स, ज्वालामुखी क्रिया के कंटिन्यूशन में ये जो पार्ट 2 लेक्चर है इसमें आप लोगों का स्वागत है। इसमें हम ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में करेंगे। ये पार्ट 1 के कंटिन्यूशन में ही है। तो इसके द्वारा जो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं वो स्थलाकृतियाँ दो रूप में होती हैं। या तो ज्वालामुखी उद्गार के समय जो तरल पदार्थ है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में कुछ जम जाता है और कुछ भाग ऊपर आने का प्रयास करता है और वो पृथ्वी की सतह के ऊपर आकर जमता है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं उसको आंतरिक स्थल रूप या अभ्यंतरिक स्थल रूप कहेंगे, और जो बाहर आकर जमते हैं उनको बाह्य स्थल रूप कहेंगे। तो सबसे पहले इसमें केंद्रीय विस्फोट द्वारा जो स्थलाकृतियाँ निर्मित होती हैं, जैसे केंद्रीय उद्गार द्वारा तीव्र गैस तथा वाष्प, पर्याप्त लावा तथा विखंडित पदार्थ के साथ प्रकट होती है। इन पदार्थों के जमाव से अनेक प्रकार के शंकुओं की रचना होती है। इन्हें ऊंचे उठे भाग कहते हैं। इनके अलावा विस्फोट के समय ज्वालामुखी का कुछ भाग उड़ जाता है और नीचे धंस जाता है। इस प्रकार से बने आकारों में क्रेटर तथा काल्डेरा कोन प्रमुख हैं। इन्हें धंसे हुए भाग कहते हैं। तो वैसे तो अभी इसमें सबसे पहले हम ऊंचे उठे भागों के बारे में अगर हम करते हैं, इसमें सबसे पहले शंकु, ज्वालामुखी शंकु, सिंडर कोन या शंकु प्राय कम ऊंचे शंकु होते हैं जिनके निर्माण में ज्वालामुखी धूल तथा राख एवं विखंडित पदार्थों का ही सहयोग रहता है। सिंडर शंकु के निर्माण में तरल पदार्थों का योगदान नहीं रहता। अधिकांश सिंडर कोन का ढाल क्रेटर की सतह की तरफ अवतल होते हैं। ये देखिए, ये एग्जाम्पल मैंने दिया है। ये सिंडर शंकु यानी एक पहाड़ी के रूप में ये आकृति बन जाती है। इसमें शंकु प्राय कम ऊंचे होते हैं जिनके निर्माण में ज्वालामुखी के धूल और राख के विखंडित पदार्थों का सहयोग रहता है और इसके तरल पदार्थों का योगदान नहीं रहता। सिंडर कोन का ढाल क्रेटर, ये वाला हिस्सा है, ये क्रेटर है जहाँ से धुआं और राख वगैरह निकलती है, इसको क्रेटर बोलते हैं। सिंडर कोन का ढाल क्रेटर की सतह की तरफ अवतल होता है। ये अवतल होता है यहां से। दूसरा है कंपोजिट शंकु। कंपोजिट शंकु सभी प्रकार के शंकुओं से ऊंचे होते हैं। इनका निर्माण विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखी पदार्थों के क्रमशः तह के रूप में जमा होने से होता है। इस कारण कभी कभी इनको परतदार शंकु भी कहते हैं। उसके बाद में जो है तीसरा है परिपोषित शंकु। ये एक शंकु के ऊपर दूसरे शंकु बन जाते हैं। जिस प्रकार से ये आकृति दिखा रखी है, ये एक शंकु है ये वाला, इसके ऊपर यहाँ पर एक शंकु और बन गया ये वाला, या इधर एक शंकु और बन गया। तो ये परिपोषित शंकु। जब ज्वालामुखी शंकु का अत्यधिक विस्तार हो जाता है तो उसमें फटन हो जाने के कारण ज्वालामुखी की मुख्य द्रोणी या नली से छोटी छोटी उपशाखाएं निकल आती हैं, ये छोटे छोटे। इसके बाद में पैथिक लावा शंकु। ये बड़े रूप में है। जब लावा काफ़ी हल्का तथा पतला होता है
एवं सिलिका की मात्रा कम हो जाती है तो लावा का अधिक दूर तक फैलने के बाद जम जाता है। ये काफ़ी दूर तक फैल जाता है। ये जैसे ये क्रेटर है, और क्रेटर क्योंकि पदार्थ काफ़ी पतला होता है तो ये तरल पदार्थ जो है पतला होता है तो ये काफ़ी दूर तक ये फैल जाता है। इसको पैथिक लावा बोलते हैं। इस कारण एक लंबे स्थान पर कम ऊंचे शंकु का निर्माण होता है। इनकी हाइट कम होती है लेकिन फैलाव ज़्यादा होता है। इसका आकार शील्ड की तरह होता है, अतः इसे शील्ड शंकु भी कहा जाता है। क्योंकि इसकी रचना बेसाल्ट लावा से होती है अतः इसको बेसिक या पैथिक लावा शंकु भी कहते हैं। उसके बाद में एसिड लावा शंकु। जब लावा काफ़ी गाढ़ा होता है एवं सिलिका की मात्रा अधिक होती है तो लावा जो ही धरातल पर प्रकट होता है उसी समय शीघ्रता से ठंडा होकर जम जाता है और इसको फैलने का समय नहीं मिल पाता। तो इस प्रकार ये एसिड लावा शंकु जो है खड़े रूप में काफ़ी हाइट का हो जाता है। और उसके बाद में लावा गुंबद। लावा गुंबद प्राय शील्ड शंकु का ही एक रूप है। अंतर केवल इतना ही होता है कि गुंबद शंकु से विस्तृत होता है, इसका ढाल अधिक होता है और उत्पत्ति के अनुसार तथा निर्माण के स्थान के आधार पर लावा गुंबद को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो डाट गुंबद है, आंतरिक गुंबद है और बाह्य गुंबद। ये 3 प्रकार के गुंबद होते हैं। तो ये शंकु के प्रकार हो गए। अब उसके बाद में निचले धंसे हुए भाग। केंद्रीय उद्गार द्वारा निर्मित निचले अथवा धंसे भागों में क्रेटर और काल्डेरा प्रमुख है। ये क्या है, जब इस प्रकार से ये जब आता है तो ये इस प्रकार की आकृति बनती है, मैंने बताया शंकु की। तो ये जो यहाँ से ये इस वाले भाग में ये क्रेटर बन जाता है और क्रेटर का ही बड़ा रूप है काल्डेरा। ये एक तरह से यहाँ पर ये जहाँ से लावा ऊपर आता है उस वाले भाग में, फिर ये जब भूकंप ज्वालामुखी खत्म हो जाता है तो ये एक झील के रूप में बदल जाता है। तो ज्वालामुखी के छिद्र के ऊपर स्थित गर्त को क्रेटर या ज्वालामुखी का मुख कहा जाता है। प्राय क्रेटर कीपाकार होते हैं, कीप की आकृति के, लगभग यूं कीपाकार होते हैं, जिनका ढाल उस शंकु पर आधारित होता है जिसमें उसका निर्माण होता है। जैसे जैसे शंकु का विस्तार हो जाता है उसके क्रेटर का आकार भी बढ़ता जाता है। ये जो है, ये यहाँ पर ये जो डायग्राम बना रखा है, ये क्रेटर झील बन गई। ये मैंने इसको समझा दिया है। काल्डेरा जो है वो क्रेटर का ही बड़ा रूप होता है और बहुत विस्तृत होता है। क्रेटर में जब जल भर जाता है तब क्रेटर झील की रचना हो जाती है। ये क्रेटर झील जो दे रखी है, ये वाली क्रेटर झील बन जाती है। ये वाला, ये जो क्रेटर झील, इसके बाद में ये जो काल्डेरा, इसका बड़ा रूप बता दिया, बड़ी झील हो गई एक तरह से। क्रेटर का विस्तृत भाग ही काल्डेरा है। काल्डेरा के निर्माण के विषय में 2 प्रमुख संकल्पनाएं हैं। प्रथम संकल्पना के अनुसार काल्डेरा ज्वालामुखी क्रेटर का विस्तृत रूप होता है जो चारों तरफ से दीवारों से घिरा होता है। जब क्रेटर का धंसाव होता है तो उसका पर्याप्त विस्तार हो जाता है। इस प्रकार काल्डेरा का निर्माण पूर्व रूपेण क्रेटर के धंसने से होता है। इस मत का सर्वेक्षण संयुक्त राज्य अमेरिका के भूगर्भिक सर्वेक्षण विभाग ने किया था। और जो द्वितीय संकल्पना है उसके अनुसार काल्डेरा की रचना क्रेटर के धंसाव से न होकर ज्वालामुखी के विस्फोटक उद्भेदन से होती है। जब विस्फोट हो जाता है तो आसपास की चट्टानें टूटकर बिखर जाती हैं और वो बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है।
डेली महोदय इस मत के प्रमुख प्रवक्ता थे। इस प्रकार काल्डेरा के विषय में दो विपरीत मत प्रचलित हैं, परंतु वर्तमान पर्यवेक्षणों तथा प्रमाणों के आधार पर यही सत्य प्रतीत होता है कि काल्डेरा का निर्माण विस्फोटक उद्गार से ही होता है। उसके बाद में अभ्यंतरिक स्थलाकृतियों के बारे में, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जमा होने वाली आंतरिक भाग में स्थलाकृतियाँ जो पाई जाती हैं, वो जब ज्वालामुखी के उद्गार के समय गैस तथा वाष्प की तीव्रता में कमी होती है तो मैग्मा धरातल के ऊपर न आकर धरातल के नीचे ही दरारों आदि में प्रविष्ट होकर जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार धरातल के नीचे बने स्थल रूप को आंतरिक या अभ्यंतरिक स्थल रूप कहते हैं। इसमें प्रमुख हैं बैथोलिथ, लैकोलिथ, लोपोलिथ, फैकोलिथ, डाइक, सेल और शीट। ये इसकी स्थलाकृतियाँ हैं। इसमें ये अभी डायग्राम भी आएगा। जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब भूकंप आता है तो कुछ तो पदार्थ यहीं पर जमा हो जाता है, और ये जो इसको बोलते हैं एकदम बड़े रूप में, ये है पैथोलिथ। इसके बाद में जब अब ऊपर की ओर जब दरारों वगैरह से इसका ज्वालामुखी का उद्भेदन जब लावा ऊपर की ओर आने का प्रयास करता है तो रास्ते में जहाँ भी दरार वगैरह मिलेंगी वहाँ पर ये पदार्थ अंदर दरारों में जाएगा। तो जैसे ये इस प्रकार से हॉरिजेंटल है, ये इसको सिल बोलते हैं। इस प्रकार से जैसे ये कोई दरार ऐसे है ऊपर की ओर आ रही है तो इसको डाइक बोल देंगे। कुछ पदार्थ यहाँ से जैसे ऊपर की ओर ऐसे बड़े रूप में यूं ये दरारों से बाहर ऐसे गया और यहाँ पर ज़्यादा स्थान मिल गया तो यहाँ जम गया, तो इसको हम बोलेंगे लैकोलिथ। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की आकृतियाँ, ये जो ये वाली आकृति है इसको फैकोलिथ, तो ये पृथ्वी के आंतरिक भाग की आकृतियां हैं ये। और जब ये ऊपर आएगा तो ऊपर आके ये तो आंतरिक भाग की होगी, इंटीरियर की। अब ऊपर जब आएंगे तो बाह्य स्थलाकृतियाँ जो बनेंगी वो इस प्रकार से बनेंगी, जैसे ये आ गया वेंट के थ्रू और ये यहाँ पर जमा हो जाएगा, शंकु वगैरह जो बन जाते हैं। तो ये यहाँ पर ये क्रेटर है, तो ये बाह्य भाग के हैं। तो ये जो पृथ्वी के आंतरिक, सबसे पहले बैथोलिथ के बारे में था। बैथोलिथ लंबे, असमान तथा उभरे हुए आग्नेय शैल के आकार होते हैं। ये प्राय गुंबद के आकार के होते हैं, जिनके किनारे काफ़ी खड़े ढाल वाले तथा आधार तल अधिक गहराई में होता है। ये है बैथोलिथ। उसके बाद में लैकोलिथ। लैकोलिथ जो है लैकोलिथ मैग्मा निर्मित एक वृहद आकार का होता है, जिसका रूप उत्तल ढाल के रूप में होता है। ये इसका ढाल जो है उत्तल ढाल होता है। ये इस प्रकार से लैकोलिथ खासकर परतदार चट्टानों के बीच पाए जाते हैं। जब लावा का उद्गार होता है तो गैसों के जोर से परतदार शैल की ऊपरी परत
उत्तल चाप अथवा गुंबद का आकार ले लेती है और फलस्वरूप ऊपर वाली मुड़ी हुई तथा निचली सीधी परत के बीच खाली जगह बन जाती है, जिसमें ज्वालामुखी राख, गैस तथा लावा आदि भर जाते हैं, जिस कारण लैकोलिथ का निर्माण होता है। तो ये लैकोलिथ हो गया। उसके बाद में फैकोलिथ। फैकोलिथ का ये मैंने बताया था, ये वाला ये फैकोलिथ था। ये आगे डायग्राम आगे एक और आ जाएगा। ज्वालामुखी उद्गार के समय मोड़दार पर्वतों की अपनति तथा अभिनति में मैग्मा का जमाव हो जाता है। ये अपनति और अभिनति, ये जो अपनति और अभिनति ये है, इसमें ये जो जमाव हो जाता है जो मैंने बताया, उसको फैकोलिथ बोलते हैं। मैग्मा का जमाव हो जाता है, इसे फैकोलिथ कहते हैं। लोपोलिथ, जब मैग्मा का जमाव धरातल के नीचे अवतल आकार वाली छिछली बेसिन में होता है तो तस्तरी नुमा आकार का निर्माण होता है। इस आकार को लोपोलिथ कहते हैं। तस्तरी नुमा और दूसरी इस प्रकार की आकृति बन जाती है। ऐसे ये तस्तरी नुमा बन जाती है। तो इस प्रकार की आकृति को लोपोलिथ कहते हैं। सिल जो है, जब मैग्मा का प्रवाह होता है तो मैग्मा का जमाव परतदार तथा रूपांतरित शैलों की परतों के बीच से हो जाता है और इस प्रकार से ये जो इस प्रकार की ये आकृति जो है, ये सिल की आकृति होगी। जब इस जमाव की मोटाई अधिक हो जाती है तो होती है तो सिल कहते हैं, परंतु पतली सिल को शीट कहते हैं। अगर मोटाई इसकी कम है तो उसको शीट और अधिक है तो उसको, जब इस जमाव की मोटाई अधिक होती है तो इसे सिल कहते हैं, परंतु जब पतली सिल को शीट कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा डाइक ये वाला हिस्सा, ये ऊपर की, जब सिल एवं शीट के विपरीत डाइक परतों से लंब के रूप में पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये अभ्यंतरिक और बाह्य स्थलाकृतियाँ के बारे में अपन ने चर्चा की। बाह्य स्थलाकृति में काल्डेरा है, क्रेटर झील है, शंकु की आकृतियाँ हैं। ये इस प्रकार से ये इसमें ज्वालामुखी क्रिया, इसके कारण व प्रकार और इसके द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में हमने 2 लेक्चर में चर्चा की है। ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।